किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक, परमाणु भार क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या है। इसके अलावा आइसोटोप, समस्थानिक, आइसोबार, समभारिक, आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉन, आइसोइलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉन, ये होते क्या हैं। तो आइए आज इसी के ऊपर बात करते हैं। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस YouTube ऑफिशियल चैनल वर्निक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। बोर्ड की तरफ देखें तो मैंने यहां पे एक एलिमेंट लिखा है, एलिमेंट है सोडियम। जो नीचे मैंने लिखा है 11, ये है इसका एटॉमिक नंबर। तो 23 जो मैंने लिखा है ये इसका एटॉमिक वेट। ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका होता है कि एटॉमिक नंबर लिखा जाता है नीचे और एटॉमिक वेट या परमाणु भार वो लिखा जाता है ऊपर। तो बात करते हैं ये होता क्या है। इस एटॉमिक नंबर को पहली बार मोसले ने 1913 में डिफाइन किया था, परिभाषित किया था। तो उसने ये बताया था कि ये एटॉमिक नंबर होता क्या है। जरा यहां पे आप देखें, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक वही होता है जितने उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं प्रोटॉन। तो ये जो डेफिनेशन दी थी ये दी थी मोसले ने। तो मोसले ने क्या बोला कि जो किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे मैं बात करूं सोडियम की बात करूं, अभी सोडियम में यदि मैं बोलूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आंसर निकल के आएगा 11। क्यों? क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है वही क्या है, इलेक्ट्रॉन, और वही क्या है, प्रोटॉन। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो मोसले ने क्या बताया, तो मोसले ने यह बताया कि जो परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उस एलिमेंट में, उतने ही उस तत्व में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहां पे डिफाइन किया था एटॉमिक नंबर को पहली बार मोसले ने। इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी एलिमेंट में आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है, जो एटॉमिक नंबर है वही है इलेक्ट्रॉन और वही है प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन को कैसे निकालें, तो यहां पे आप देखें न्यूट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। किसी भी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या जब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाता है तो न्यूट्रॉन निकल के आता है। जैसे आप एग्जांपल यहां पे आप देखें, यह है एटॉमिक वेट, परमाणु भार, यह एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। यदि इसको यहां से माइनस कर दिया जाएगा तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा न्यूट्रॉन। तो यहां पे आप देखें परमाणु भार कितना है, यह है 23, एटॉमिक नंबर कितना है, यह है 11, तो ये निकल के कितना आया 12। तो यहां पे आप देखें ये 12 निकल के आया। ये सोडियम में ये न्यूट्रॉन निकल के आया कि न्यूट्रॉन कितने हैं। तो अभी मैंने आपको डिफाइन करके बताया क्या, एटॉमिक नंबर को। स्टेट पीएससी ने क्वेश्चन कर लिया है। अब मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूं एटॉमिक वेट, मास नंबर, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे परिभाषित करेंगे। आप ये इक्वेशन देखें, इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, इस एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो इसका साइन हो जाएगा प्लस। बस इसको आप देखते चलें। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल इस एटॉमिक नंबर को ले जाके इस तरफ कर दिया है तो साइन हो गया प्लस। क्या मैं इस एटॉमिक नंबर की जगह प्रोटॉन लिख सकता हूं? हां मैं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पे आप देखें यहां से मैंने डिफाइन कर दिया एटॉमिक वेट को या मास नंबर को कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट वही होता है जितने उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम जो होता है वही उसका क्या होता है, परमाणु भार। किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होता है, इसके सम के बराबर होता है। यह मैंने इसी डेरिवेशन से निकाल के आपको बताया। जरा और आगे इसको आप देखें, मैं एक स्टेप और आगे जा रहा हूं। इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ बोला जाता है न्यूक्लियॉन। मैं बोल सकता हूं कि किसी तत्व का परमाणु भार
न्यूक्लियन के बराबर होता है, क्योंकि न्यूक्लियन अपने आप में डिफाइन है। ये न्यूक्लियन होता क्या है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को बोला न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन की संख्या परमाणु भार के बराबर होती है। तो यहां से मैंने डिफाइन कर दिया किसको, एटॉमिक वेट को, परमाणु भार को। इसमें आप गौर से देखें, मैंने एटॉमिक नंबर की जगह प्रोटॉन लिखा था, क्या मैं एटॉमिक नंबर की जगह इलेक्ट्रॉन लिख सकता था? तो ये भी तो इक्वल है, ये भी तो बराबर है। हां, मैं इसको लिख सकता था, मगर जब इसके आयंस बनेंगे, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के आयन बनेंगे, तब मेरा रूल ये यूनिवर्सल नहीं रहेगा, सार्वभौमिक नहीं रहेगा। मैंने बोला सोडियम प्लस या मैंने बोला क्लोरीन माइनस। अब ये साइन क्या बताता है, जिसको आप समझें, बिल्कुल नॉन टेक्निकल है, सामान्य भाषा में आपको बता रहा हूं। प्लस धन, धन मतलब धनी, धनी मतलब ये दान करेगा, और ऋण मतलब ऋणी, मतलब ये उधार लेगा। क्या दान करेगा और क्या उधार लेगा, तो आप याद रखें, केवल इलेक्ट्रॉन को दान करेगा या इसको उधार लेगा, क्योंकि इसके पहले बार लेक्चर में मैं आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। जब इस एलिमेंट को मैं एनर्जी दूंगा, ऊर्जा दूंगा, तो ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचेंगे, और यदि एनर्जी ज्यादा होगी तो यहां से निकल के ये बाहर आ जाएंगे, और ये मेटल, ये धातु, इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस, क्योंकि इसने क्या किया, डोनेट किया, इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया है। कोई भी एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा क्या, माइनस। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि साइन प्लस है, प्लस मतलब धन, धन मतलब धनी, ये दान देगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। माइनस ऋण मतलब ऋणी, ये उधार लेगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। जितने प्लस माइनस हो, सपोज मैंने बोल दिया कि Al+3, इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। मैंने बोल दिया Mg+2, मैग्नीशियम+2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। इसका मतलब क्या हुआ है, जब भी शेयरिंग होगी तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग देखने को मिलेगी। जो साझेदारी जो होती है, जो बॉन्ड बनता है, वो इलेक्ट्रॉन के दान करने से ही बनेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये कहां पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं नाभिक के अंदर। इतनी आप एनर्जी नहीं दे सकते हो कि यहां से ये ब्रेक होकर निकल के बाहर आए। तो आप याद रखें, हमेशा शेयरिंग जो होगी वो किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। सपोज मैंने आपसे पूछा भैया बताएं कि Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपने बोला इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अब इसमें हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 10, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या लगा है, प्लस। हां, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे 11, प्रोटॉन 11 रहेंगे, न्यूट्रॉन भी सेम रहेंगे 12। इसका मतलब आयन बनने से किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज आ जाता है। यदि मैं इसकी जगह इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा, तो यदि आप देखें, सपोज मैंने इसकी जगह लिख दिया क्या, इलेक्ट्रॉन लिख दिया, अब होगा क्या, मैंने बोला कि भाई बताओ Na+ में, इस रूल को लगा के बताओ। पहले प्रोटॉन वाला रूल लगा के देखते हैं अपन इस एलिमेंट में। एटॉमिक वेट कितना उसका 23, परमाणु भार 23, न्यूट्रॉन कितने निकाले थे अपन ने इसमें 12, और प्रोटॉन कितने निकाले थे अपन ने 11। दोनों देखो बराबर है। यदि मैं इसकी जगह इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा, तो अब 11 की जगह ये क्या हो जाएगा 10, और दोनों बराबर नहीं होंगे। तो अपना रूल क्या हो जाएगा, जब कभी भी आयन बनेंगे तो रूल ये अपना फेल हो जाता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, हमेशा डेफिनेशन में प्रोटॉन को ही बोला जाता है। किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है। किसी तत्व का परमाणु भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। इसको मैं फिर से रिवाइज करता हूं, क्योंकि बहुत आईएमपी कंसेप्ट है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका मतलब यह है कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉन, आइसोस्टीयर्स, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको चुटकियों में समझ में आ जाएंगे। बस ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो मोस्ले के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर क्या है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है और जितने उसमें प्रोटॉन है, वही क्या होता है उसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, तो वेट माइनस नंबर करके निकालोगे न्यूट्रॉन। इस इक्वेशन में नंबर कुछ तरह मैंने कर दिया, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन के आ गई, और इस परमाणु क्रमांक की जगह मैंने क्या लिख दिया, प्रोटॉन लिख दिया। तो डेफिनेशन बन गई ये कि किसी तत्व का परमाणु भार उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होता है। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, न्यूक्लियन। और क्लियर हो गया कि जितने न्यूक्लियन हैं वही क्या होता है, एटॉमिक वेट, परमाणु भार। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं,
उम्मीद है कि आपको समझ में ये आया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जितने भी लोग होंगे सबने एक टर्म जरूर सुना होगा जिनने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है, आइसोटोप, हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। स्टेट पीएससी ने इसको मेंस में भी पूछ लिया है, लिख के सब आए, लोगों को बहुत वेरिएशन में नंबर मिले, लोगों ने पूछा सर ऐसे नंबर क्यों मिले, तो उसका मैं रीजन आपको यहां पे दे रहा हूं। तो आइए बात करते हैं आइसोटोप। यदि मैं इसकी आपको डेफिनेशन पूछता तो 95% लोग इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सही बताते। क्या कि आइसोटोप क्या है? एटम और एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर देयर मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। ऐसे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। आपने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर, हिंदी बोलते हैं परमाणु क्रमांक सेम बट डिफर क्या? एटॉमिक वेट। परमाणु भार क्या? अलग अलग। तो डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। इसमें आप देखें यूपी पीसीएस ने कितना स्मार्ट क्वेश्चन किया, 95% लोग उसका आंसर नहीं दे पाए। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम इन एनी आइसोटोप। समस्थानिकों में निम्न में से क्या समान नहीं होता? ऑप्शन आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नन ऑफ दीज। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, समस्थानिकों में किन की संख्या समान नहीं होती है? ऑप्शन ये रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम इन एनी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या समान नहीं होता है? ये रहे ऑप्शन। अब यदि ये ऑफलाइन क्लासेस होती तो ढेर सारे वेरिएशन देखने को मिलते, कुछ बोलते इलेक्ट्रॉन, कुछ प्रोटॉन, कुछ न्यूट्रॉन, कुछ बोलते नन ऑफ दीज। अब मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा आप शब्दों को समझे मैंने बोला क्या है। समस्थानिकों में क्या समान, क्या सेम नहीं होता, या आइसोटोप्स में क्या सेम नहीं होता। तो आपने क्या बोला? आपने बोला आइसोटोप तो वेल डिफाइन है कि परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या है? सेम रहेगा। अब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो यही होता है क्या? इलेक्ट्रॉन, और यही होता है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होगा, प्रोटॉन तो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि यह है क्या? यह है समस्थानिक। तो परमाणु क्रमांक सभी के समान है तो सभी के इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? समान होंगे। प्रोटॉन भी क्या होंगे? समान होंगे। परमाणु भर कैसे निकाला जाता है? अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। परमाणु भार में से क्रमांक घटाने पे क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन मिलेगा। इसको निकालने के लिए मैं इसको कर दूं इस तरफ तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा एटॉमिक नंबर प्लस में। तो यही थी आपकी एटॉमिक वेट की डेफिनेशन। तो आपने क्या बोला? समस्थानिकों में क्या समान नहीं होगा? तो इलेक्ट्रॉन तो समान है, प्रोटॉन भी समान है, तो न्यूट्रॉन देख लेते हैं। अब आप देखें यदि एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, परमाणु क्रमांक समान है, और परमाणु भार क्या है? अलग अलग। यदि मैं न्यूट्रॉन को निकालूंगा, अभी मैंने आपको एटॉमिक वेट निकालने का फॉर्मूला बताया था क्या? कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट माइनस नंबर। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन वही है कि समस्थानिकों में क्या समान नहीं होता। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो समान है, प्रोटॉन तो समान है, क्योंकि सबके क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? वेट माइनस नंबर। अब इस परिभाषा के अनुसार, इस डेफिनेशन के अनुसार एटॉमिक वेट, परमाणु भार क्या है? अलग अलग। जब अलग अलग भार में से एक सेम नंबर आप घटाओगे तो न्यूट्रॉन कैसा निकलेगा? ये हमेशा अलग निकलेगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? न्यूट्रॉन। कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि न्यूट्रॉन को कैसे निकालोगे? वेट माइनस नंबर। तो वेट क्या है? यहां पे वेट डिफर है, अलग अलग है, और सेम यदि आप घटाओगे तो यहां पे न्यूट्रॉन क्या निकल के आएगा? ये भी अलग निकल के आएगा। इसको अब और डिटेल में आप देखें, यहां पे आप ध्यान दें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक क्या? एटॉमिक नंबर सेम। तो आप देखें एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, परमाणु क्रमांक समान बट डिफर इन देयर मास नंबर। ये 1, ये 2, ये 3। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। अब इसमें अपन निकाल के देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी आप देखें जो एटॉमिक नंबर है वही क्या होगा? वही होगा इलेक्ट्रॉन, और वही होगा क्या?
प्रोटॉन। तो प्रोटियम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 - 1, ये आंसर क्या है इसका? 0। बेसिस में आप देखें 1 1 1, जो एटॉमिक नंबर वही इलेक्ट्रॉन वही प्रोटॉन, वेट माइनस नंबर 1। इसमें आप देखें 1 1 2, जो परमाणु क्रमांक वही इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु क्रमांक वही प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? वेट माइनस नंबर, तो 3 - 1, आंसर इज 2। मेरा क्वेश्चन क्या था कि समस्थानिकों में क्या समान नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम इन एनी आइसोटोप्स? द करेक्ट आंसर इज न्यूट्रॉन। कैसे? इलेक्ट्रॉन तो आप देखें तीनों में क्या है? सेम है। प्रोटॉन आप देखें तीनों में क्या है? सेम है। बट डिफर देखें कहां पर है ये न्यूट्रॉन क्या है? तीनों के अलग अलग। इतनी गहराई से भी क्वेश्चन बन गया है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो निकालने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। यदि आपने याद करके रखा है तो आपको लगेगा कि भाई आइसोटोप्स का नाम सुना है, इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है, प्रोटॉन का नाम सुना है, बस करेक्ट आंसर बस नहीं आ रहा है। आप उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से यहां पे आंसर निकाल पाएंगे। स्टेट पीएससी ने 3 नंबर में इसको पूछ लिया है। तो ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, सेम एटॉमिक नंबर, डिफर मास नंबर, परमाणु क्रमांक समान, भार अलग अलग, ये सभी लिख के आए, मगर सबको पूरे नंबर नहीं मिले। नंबर क्यों नहीं मिले पूरे? क्योंकि उसको आपको पूरे तरीके से क्वेश्चन को पैक करना था लिख के। कैसा? कि जो आप डेफिनेशन आपको पता थी वो आप लिखते, फिर आप लिखते एग्जाम्पल हाइड्रोजन का, जिसके क्या है 3 समस्थानिक है, 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। एक रफ इसको आप बना देते और नीचे एक लाइन आप लिख देते क्या कि इन एनी आइसोटोप्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम बट डिफर इन देयर न्यूट्रॉन। किसी भी समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। मुश्किल से इसको बनाने में 15 सेकंड भी नहीं लगेगा। इतना जब आप लिख के आते हैं तो इसमें आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। और यदि आप केवल वो डेफिनेशन लिख के आएंगे तो उसमें आपको केवल 1 नंबर मिलेगा। अब यदि यहां तक आप लिख के आएंगे तो चेक करने वाला देखता है कि हां भाई इसको पता है ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम क्या होता है, किसके आइसोटोप है, और ये इतनी गहराई तक भी इन चीजों को जानता है। ऐसा लिख के आप इसको बंद करेंगे तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर आपको आसानी से मिलेंगे। क्योंकि अब आइसोटोप की बात यहां पे आ गई है तो कुछ प्री के मैं पॉइंट भी इसमें यहां पे डिस्कस कर देता हूं। डेफिनेशन आपको पता हो गई, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। कुछ और इसके आईएमपी पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देखें जितने भी आइसोटोप्स हैं नेचर में, जितने भी आइसोटोप आपको देखने को मिलेंगे, केवल और केवल एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके अलग अलग आइसोटोप को अलग अलग डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनके आइसोटोप जरूर हैं मगर उनको अलग अलग नेम से नहीं जाना जाता। फॉर एग्जाम्पल आप देखें जैसे ऑक्सीजन 16, 17, 18 केवल इस नाम से जाना जाता है। क्लोरीन, उसके भी ढेर सारे क्या है आइसोटोप्स हैं, मगर स्पेसिफिक नेम से जो जाना जाता है वो केवल हाइड्रोजन को ही जाना जाता है। जितने भी एलिमेंट हैं उनको स्पेसिफिक नेम से नहीं जाना जाता। इसके अलावा आप देखें जो मैक्सिमम आइसोटोप जो मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे किसके? टिन के, जिसका सिंबल होता है Sn। तो मैक्सिमम आइसोटोप्स आपको टिन के देखने को मिलेंगे। जितने भी जो आइसोटोप्स हैं इनको आप फिजिकल मेथड भौतिक विधियों के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। फिजिकल मेथड कैसा कि उसका टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, फ्रेग्रेंस कैसी है, उस बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कुछ 2-3 पॉइंट इसमें काम के थे, एक बार मैं रिपीट करता हूं। जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनमें केवल हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिनके आइसोटोप्स को स्पेसिफिक नेम से जाना जाता है। इसके अलावा टिन के मैक्सिमम आइसोटोप देखने को आपको मिलेंगे। आइसोटोप को फिजिकल मेथड से अलग किया जाता है या किया जा सकता है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन जो है उसमें ट्राइटियम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी बोल सकते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम ये रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है? ये अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा रेस का एमिशन करता है, का उत्सर्जन करता है। ये होती क्या है इनको मैं आपको रेडियो एक्टिविटी में और अच्छे से डिफाइन करूंगा। तो यहां पर आपको केवल इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप जो होते हैं तो ट्राइटियम होता क्या? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। बस इतने से आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानकारी नहीं है
तो आप पुराने लेक्चर्स आप जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक जरूर डाल दूंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो एक दो बार आप वीडियो को रिपीट करके आप देखना, सारी चीजें आपको समझ में जाएंगी। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। इसके आगे इसमें स्टार्ट होता है आइसोबार्स, आइसोटोन्स। इनको मैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा।